हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, हम इस चैप्टर नंबर 9 में चुंबकीय फ्लक्स की चर्चा कर चुके हैं। फैराडे के प्रयोग, फैराडे के नियम, लेंज के नियम की चर्चा कर चुके हैं। लेंज का नियम किस तरीके से ऊर्जा संरक्षण की पालना कर रहा है ये हम देख चुके हैं। प्रेरित आवेश, प्रेरित धारा, इन सब के सूत्र हम निकाल चुके हैं। फिर हमने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग पढ़ी थी, छड़ की रेखीय गति, अच्छे से पढ़ लेना उसको, वो हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने लूप की असमरूप क्षेत्र में गति देखी और कल मैंने आपको एक ऊर्जा संरक्षण और पढ़ाया था। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और एक छोटी सी हेडिंग है, उसको देखते हैं पहले। अच्छा, अक्सर बोर्ड में ऐसी हेडिंगें भाई आती रहती हैं। हेडिंग क्या है? हेडिंग है समरूप चुंबकीय क्षेत्र में चालक छड़ की घूर्णन गति, कैसी गति? घूर्णन गति के कारण ईएमएफ, समझिएगा ध्यान से। हमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालना है, पर कंडीशन क्या रहेगी कि जो चालक छड़ है, जो चालक छड़ है वो चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति करेगी। अब की बार जो हमारी चालक छड़ है वो चुंबकीय क्षेत्र में करेगी घूर्णन गति, और उस घूर्णन गति के कारण मुझे ईएमएफ निकालना होगा। पहली जो मैं हेडिंग पढ़ चुका हूं उसमें छड़ रेखीय गति कर रही थी सीधी, तो आंसर कितना आया था? VVL। अब हम उस छड़ को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाएंगे। थोड़ा ध्यान से देखिए, समरूप क्षेत्र है, डॉट क्रॉस कैसा ही ले लो, मैं क्रॉस ही लूंगा, पर कल डॉट क्यों लिया था वो आपको समझ में आ गया होगा, ताकि बल बाहर लगे। अगर क्रॉस लेते कल वाले में आप ऐसा रूप में, तो वो बल अंदर टाइप में फील होते, फिर थोड़ा ठीक नहीं लगता हमें, है ना। अच्छा, अब आगे देखते हैं इस कहानी को। सबसे पहले आपको एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र लेना है, तो आप इस तरीके से, यह बन गया आपका समरूप चुंबकीय क्षेत्र। परिमाण भी समान है, दिशाएं भी समान हैं, और जब परिमाण और दिशा दोनों समान हो तब उस क्षेत्र को नाम दिया जाता है समरूप चुंबकीय क्षेत्र, कैपिटल बी। अब आपको एक चालक छड़ लेनी है जो इसमें घूर्णन गति करे, तो भैया आप ऐसा करो, इस तरीके से आप एक चालक छड़ बना दो। पहले तो यह चालक छड़ हो गई। इस छड़ की लंबाई आप ले लो L, स्मॉल l, और छड़ का ये बिंदु आपने फिक्स कर दिया, मतलब कील ठोक दी। ये समझो, घड़ी में जो सुई होती है ना, घड़ी में जो सुई की जो गति होती है, तो सुई क्या होती है कि एक सिरे से तो पिवोटेड होती है, फिक्स होती है, और दूसरा सिरा घूमने के लिए स्वतंत्र रहता है। ऐसी ही मुझे घूर्णन गति करवानी है, तो इस छड़ को इस पॉइंट पर तो मैंने फिक्स कर दिया, स्मॉल a कह दूं इसको वहीं से। ये सिरा है B, और ये इस A के सापेक्ष छड़ कैसी गति करेगी? घूर्णन गति करेगी। कहानी समझ में आई? पहले तो हेडिंग को समझो। अगर हेडिंग समझ में आ गई तो मानो 20% काम हो जाता है हमारा। क्या करना था? समरूप चुंबकीय क्षेत्र लेना है, इसमें एक चालक छड़ रख देनी है, घूर्णन गति करवाना है। यहां तो हमने फिक्स कील कित कर दी इसको, मतलब ये सिरा तो फिक्स कर दिया, दूसरा जो सिरा मुक्त है वो अब इसमें घूर्णन गति करेगा, और मुझे ईएमएफ देखना होगा। हेडिंग समझ में आई सबको? हेडिंग समझ में आई? दोबारा देखिए, डायग्राम समझे पहले। डायग्राम की थीम समझ में आते ही काफी काम हो जाएगा। इस डायग्राम को मैं इधर ले रहा हूं ना। सबसे पहले मुझे एक समरूप क्षेत्र बनाना होगा। बच्चों, ये आपका एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र है, क्रॉस। देखो, सभी बल रेखाएं क्रॉस हैं, तो सभी तल के लंबवत अंदर की ओर हैं। सभी बल रेखाएं बराबर दूरी पर हैं, दूरी बराबर है मतलब परिमाण भी बराबर है, और जब परिमाण और दूरी दोनों ही बराबर हों तो उस क्षेत्र को हम समरूप क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र की वैल्यू मान लें अपन कैपिटल V, ठीक है। यहां पर एक रॉड रख दीजिए, ये लो, ये हमारी रॉड है स्मॉल AB। इस रॉड का नाम क्या है? स्मॉल AB। और ये स्मॉल a के सापेक्ष यहां डार्क करने का मतलब है, डॉट नहीं है मतलब तल के लंबवत बाहर समझ जाओ कहीं आप। इस डॉट का मतलब है कि अब ये जो रॉड है इस पॉइंट O के सापेक्ष घूर्णन गति करेगी ऐसे।
कहानी समझ में आई सबको? ठीक है। ओमेगा कोणीय वेग से, ये लो, इसका जो कोणीय वेग है वो मैंने कितना मान लिया? ओमेगा। बच्चों जो मैंने पहले गति पढ़ाई थी छड़ की, वो रेखीय गति थी, तो उसमें चर्चा मैंने रेखीय वेग की करी। यहां घूर्णन गति है तो चर्चा कोणीय वेग की होगी। समझ में आ रहा होगा शायद। अब सोचो बच्चों कि सर रेखीय गति, घूर्णन गति का तो पता नहीं, पर रेखीय गति का हमें पता है। सूत्र आता है VVL, वेग, चुंबकीय क्षेत्र और लंबाई। बच्चों जरा कहानी को आप ऐसे समझने का प्रयास करें कि हमारी पृथ्वी का आकार कैसा है। सब बताएंगे गोल, अंडाकार, चपटाकार, कुछ इस तरीके से आंसर आएंगे। पर जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमने कभी पृथ्वी को गोल नहीं देखा होगा। ऐसा थोड़ी हुआ है घर से बाहर निकले लुढ़क गए कि सर गोले पर थे और गोले हम लुढ़क गए, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आप एक बहुत बड़ी पृथ्वी का एक छोटा सा हिस्सा देख पा रहे हो। मतलब है तो पृथ्वी गोल, गोल मान रहा हूं मैं ना, गोल है समझो आप तो, पर जब हम देखते हैं अर्थ को तो हम एक बहुत बड़ी अर्थ का एक बहुत छोटा हिस्सा देख पाते हैं। तो गोल जो है, उस गोले का एक छोटा हिस्सा समतल की तरह बिहेव, समतल है नहीं है, समतल की तरह लगेगा, हमें फीलिंग आएगी ऐसी। ये छड़ अपनी घूर्णन गति कर रही है, बिल्कुल सही बात है। पर अगर मैं छड़ में एक अल्पांश ले लूं, इस छड़ की जो लंबाई है बच्चों, पूरी लंबाई ये L है, याद रखिएगा। अगर मैं छड़ में कोई अल्पांश ले लूं, समझिएगा ध्यान से, छड़ में क्या ले लें? अल्पांश ले लें। छड़ में क्या ले लें? अल्पांश ले लें। तो बच्चों इस अल्पांश की गति रेखीय गति होगी एक तरीके से। आप कहोगे सर ये क्या क्या मूर्ख बना रहे हो, अभी बोल रहे हो घूर्णन गति है, फिर बोल रहे हो रेखीय गति है। बच्चों मैं आपको एग्जांपल देकर समझा रहा हूं इस चीज को कि पूरी छड़ की गति को आप मेजर कर रहे हो, पूरी छड़ की गति को आप एक साथ एनालिसिस कर रहे हो, तो आपको लगेगा कि घूर्णन गति है। और वास्तव में सत्य भी है कि गति कैसी है। घूर्णन में कह रहा हूं कि स्मॉल l लंबाई की रॉड है, स्मॉल a भी, जो a के सापेक्ष ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन गति कर रही है। परंतु यदि हम इसके ऊपर एक अल्पांश ले लें तो वो रेखीय गति की तरह व्यवहार कर सकता है। मैंने क्या किया, यहां से कुछ दूरी पर x दूरी मान लो, इसको सेंटर से जो अल्पांश की दूरी है वो कितनी मान ली? x। और इस अल्पांश की खुद की जो मोटाई है या अल्पांश की जो खुद की चौड़ाई है बच्चों, वो है dx। क्या है? dx। ये डायग्राम समझ में आया? अरे डायग्राम समझ में आया? रॉड है स्मॉल a b, दिख रहा है ना साहब? हाँ दिख जाएगा, है ना? ठीक है ना? अब एकदम बिल्कुल सही दिख रहा है आपको शायद, है ना? चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं भाई। क्या कहानी सुना रहा था मैं आपको कि ये आपका एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र है। इसमें आपने एक रॉड रखी, ए के सापेक्ष रॉड घूर्णन गति कर रही है, पर घूर्णन गति के बारे में अभी मुझे कुछ नॉलेज नहीं है, तो मैंने एक अल्पांश माना है इसके ऊपर dx मोटाई का। कितनी मोटाई का? dx मोटाई का, सेंटर से x दूरी पर, है ना? तो बच्चों सुनना ध्यान से। अब ये जो अल्पांश है, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि अब मैं पूरी रॉड की स्टडी एक साथ नहीं कर रहा हूं, ये ध्यान देने योग्य बात है। मैं चर्चा केवल इस स्मॉल एलिमेंट अल्पांश के ऊपर कर रहा हूं। तो अल्पांश के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल, मैं जो जानकारी लेना चाह रहा हूं वो इस स्मॉल एलिमेंट की लेना चाह रहा हूं कि इस स्मॉल एलिमेंट ने कितना बनाया। पहले स्मॉल एलिमेंट का पता चले तो बच्चों विद्युत वाहक बल का प्रतीक ई था, पर अल्पांश की वजह से मैं इसको डी नाम दे दूं। मतलब मैं खाली अगर ई लिख दूं तो आप समझ जाना कि भाई सब विद्युत वाहक बल की बात कर रहे हो, पर अगर इसमें डी और लगा दूं तो आप समझ जाना अल्पांश के विद्युत वाहक बल की बात की जा रही है। और थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि अल्पांश कैसी गति करेगा? अल्पांश करेगा बच्चों रेखीय गति। अल्पांश कैसी गति करेगा? रेखीय। और रेखीय का सूत्र होता है रेखीय वेग v मान लिया हमने, v चुंबकीय क्षेत्र b है ही है, और L उसकी लंबाई जिसकी वजह से EMF देख रहे हो। तो बच्चों मैं यहां पूरी रॉड की वजह से ना देखकर अल्पांश की वजह से देख रहा हूं, और इस अल्पांश की जो लंबाई है वो कितनी है? dx। कितनी है? dx। ये समझ में आया कि नहीं आया? पहले तो आप ये देखिए, समझो ध्यान से, आराम से पूरी कहानी समझो। भैया हमने क्या किया, सेंटर से x दूरी पर एक अल्पांश dx लिया, उस अल्पांश के कारण EMF देखा, अल्पांश रेखीय गति कर रहा है, रेखीय गति में आंसर VVL होता है। उसी की ट्यून पर वेग,
चुंबकीय क्षेत्र और लंबाई, अल्पांश की लंबाई देखनी है भाई साहब। अल्पांश तो यहां से यहां तक dx लंबाई का है, तो dx से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। परंतु बच्चों हमें तो ओमेगा लेके आना है पिक्चर में, और यहां रेखीय वेग है, और आप सबने 11th क्लास में बहुत पढ़ा है रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध। आप सबने पढ़ा है कि जो रेखीय वेग है बी बराबर आर ओमेगा, पढ़ाया था मैंने आपको। बी बराबर आर ओमेगा, बी बराबर आर ओमेगा। आर होती है त्रिज्या, ओमेगा होता है कोणीय वेग। अब दिमाग लगाओ, बात रॉड की नहीं कर रहा, मैं तो अल्पांश की कर रहा हूं। जब ये अल्पांश वृत्तीय गति करेगा बच्चों, तो इसकी त्रिज्या तो एक्स ही होगी ना। सोचो आप, अल्पांश जब वृत्तीय गति करेगा तो इसी पथ में तो गति करेगा, तो अल्पांश की जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, एक्स होगी, एक्स होगी, ध्यान रखना। तो बी बराबर यहां बनेगा पिक्चर में एक्स ओमेगा। आर ओमेगा मत लिखना, आर तब लिखता जब ये दूरी में आर लेता। अब अगर आपको इतना लग रहा है तो इसको आप आर मान के डी आर मान लो, उससे भी हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। ये समझ में आया, बी बराबर एक्स ओमेगा। ऊपर जमाऊं अगर मैं इसको, तो डी ई बराबर वी की जगह आप जमा दो एक बार। तो देखो थोड़ा ढंग से लिख दे रहे हैं ना, बी लिख लो पहले, ओमेगा लिख लो, एक्स डी एक्स, यही तो आएगा भाई, देख ले यार। वी की जगह तो आ गया एक्स ओमेगा, और बी डी एक्स, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। टोटल निकालना है तो इसका आपको इंटीग्रेशन करना होगा। डी का इंटीग्रेशन कितना आता है, ई, कुल ईएमएफ। बच्चों आप इंटीग्रेशन समाकलन कर रहे हो एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एक्स की टर्मों को छोड़कर, इसलिए मैंने एक्स इसके साथ में लिखने का प्रयास किया है, छोड़कर इनको बाहर निकाल लो, तो बी और ओमेगा तो बाहर आ जाएंगे, और इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, एक्स डी एक्स। अब बात करें एक्स की लिमिट की, एक्स है क्या है, एक्स है इस अल्पांश की लंबाई। तो बच्चों इस अल्पांश की लंबाई मिनिमम 0 हो सकती है और मैक्सिमम रॉड की लंबाई के बराबर हो सकती है। तो जो एक्स की लिमिट लगेगी वो लगेगी 0 से, रॉड की लंबाई कितनी मानी है मैंने, एल, 0 से एल। थोड़ा और सॉल्व करके देखा जाए तो बी ओमेगा एक्स डी एक्स का समाकलन होगा एक्स स्क्वायर बटे 2। कैसे भाई, एक्स की पावर 1 तो है ही है, और समाकलन क्या कहता है कि अगर x की पावर n का समाकलन करना है तो जो पावर है उसमें 1 जोड़ दो। तो x की पावर 1 में 1 जोड़ा, कितना आया, x की पावर 2 आया, और 2 से ही डिवाइड कर दो, 2 से ही डिवाइड कर दो। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वगैरह सेट करेंगे तो आपको आंसर दिखेगा आपका, देखो 1/2 बाहर आ जाएगा, v ओमेगा एल स्क्वायर माइनस 0, कुल मिलाकर के एल स्क्वायर, ये आपका आंसर है। और भी आएगा एक आंसर, उसको अपन आगे देखेंगे, पर फिलहाल यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई। बड़ा सरल, बहुत सहज हेडिंग है, जैसे जैसे कह रहा है वैसे करते जाओ। समरूप क्षेत्र मान लिया, चालक छड़ मान ली, घूर्णन गति करवा दी। दिमाग में रखना कि अल्पांश मानना है जो रेखीय गति करेगा, और पूरी कहानी आपके सामने क्लियर हो। समझ में आया? चलो ऐसा करते हैं, मेरे साथ साथ अब आप नोट करेंगे और समझते भी जाएंगे, एक बार ना दोबारा समझना भी हो जाएगा और हम नोट भी कर लेंगे इस चीज को। सबसे पहले तो आप हेडर डाल दीजिए। चलो सभी बच्चे अपने पेन कॉपी निकालें, है ना, और हेडिंग डाल दो। हेडिंग डाल दीजिए, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में चालक छड़ की घूर्णन गति के कारण ईएमएफ। हेडिंग डालिए सब, है ना, और इसके अकॉर्डिंग डायग्राम सेट करें। सबसे पहले समरूप चुंबकीय क्षेत्र बनाइए। मेरे साथ साथ बनाया। क्रॉस का मतलब अब तो बारीकी से आपको समझ में आ गया होगा भाई, चैप्टर नंबर 7 में बहुत पढ़ा है और बहुत सारे डायग्राम भी बना चुके हैं। क्रॉस का मतलब हुआ कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। परिमाण बराबर है, परिमाण का मतलब गैप हर जगह बराबर है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र का नाम लिख दो बी। अब इसमें आप एक रॉड रखो, स्मॉल ए वी। कितनी लंबाई की रॉड है ये, एल इसकी लंबाई है। इसके ऊपर क्या लिया हमने साहब, एक, अब ये देखिए गति कर रही है ना, सॉरी, ए के सापेक्ष घूर्णन गति करेगी ओमेगा कोणीय वेग से। फिर इसके ऊपर हम एक अल्पांश ले लेंगे। कितनी दूरी पर लेंगे अल्पांश, एक्स दूरी पर, और इसकी चौड़ाई कितनी होगी, एक तरीके से dx। अल्पांश एक तरीके से इस पथ में घूमेगा। ऐसा आप एक डायग्राम सेट करें पहले तो। डायग्राम अगर आपको लॉजिक से समझ में आया होगा, मतलब आप खुद बना सकते हो, तो आप इस हेडिंग में कोई दमदारी वाली बात नहीं है।
और डायग्राम अगर आप रट के बनाओगे ना फिर तो आपको समस्या आएगी भाई, है ना। अब आप मेरे साथ साथ लिखने का प्रयास करें कि माना एल लंबाई की चालक छड़ स्मॉल ए बी, एल लंबाई की एक चालक छड़ है जिसका नाम है स्मॉल ए बी। चित्रानुसार समरूप चुंबकीय क्षेत्र में स्मॉल ए के सापेक्ष ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन करती है। सही है ना। हमने एल लंबाई की एक चालक छड़ मान ली स्मॉल ए बी, वो एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में ए के सापेक्ष ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन गति कर रही है। कहानी समझ में आ गया ना भाई। समरूप चालक चुंबक क्षेत्र में एक चालक छड़ घूर्णन गति कर रही है। अब आपको निकालना है प्रेरित विद्युत वाहक बल। क्या निकालना है? प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो बच्चों प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालने के लिए मैं इसके ऊपर एक अल्पांश मानूंगा। आगे लिखो, हम चालक छड़ पर स्मॉल ए से एक्स दूरी पर, कोई भी दूरी ले ली। अब अगर एक्स दूरी लेंगे तो वो स्मॉल जो अल्पांश माना है आपने वो एक्स के पथ में चक्कर लगाएगा। आर ली होती तो आर के पथ में चक्कर लगाता, कोई बड़ी बात नहीं है। एक्स मान लो आप। ए से एक्स दूरी पर अल्पांश dx की कल्पना करते हैं। ये समझ में आया आपको? हम चालक छड़ पर ए से x दूरी पर एक अल्पांश dx की कल्पना करते हैं। इस अल्पांश के कारण, ये जो अल्पांश बना है, इस अल्पांश के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये जो अल्पांश बना है ना, इस अल्पांश की वजह से कितना विद्युत वाहक बल बनेगा उसका फॉर्मूला है डी, अल्पांश की वजह से। और मैंने कहा था आपको ये चीज दिमाग में रखनी है, कहना कहीं नहीं है, आपको दिमाग में रखना है कि वो रेखीय गति कर रहा है। और जब भी नाम रेखीय गति आता है तो बीवीडीएल, वीवीडीएल रेखीय वेग मान लिया, वी चुंबकीय क्षेत्र मान लिया, और इस अल्पांश की लंबाई मान ली डीएल, वीवीडीएल। अब चूंकि हमें तो यहां रेखीय वेग आ गया, पर हमें तो कोणीय वेग कंसीडर करना है। तो रेखीय वेग और कोणीय वेग में एक संबंध है, बहुत पढ़ाया मैंने 11th क्लास में। संबंध तो कहता है बी बराबर आर ओमेगा, रेखीय वेग बराबर त्रिज्या गुणा कोणीय वेग। तो रेखीय वेग बी हो जाएगा। अब इस अल्पांश की जो त्रिज्या है, बहुत से बच्चे सोचेंगे त्रिज्या तो इसकी एल दिख रही है, हमें एल नहीं बच्चों, एल तो उस अंतिम बिंदु बी की दिख रही है, पर मैं तो इस अल्पांश की बात करना चाह रहा हूं ना। अल्पांश की जो त्रिज्या मुझे नजर आ रही है वो आनी चाहिए आपको एक्स। तो v बराबर कितना आएगा? एक्स ओमेगा। v की जगह अगर मैं जमाऊं तो डी बराबर एक्स ओमेगा वी डी एक्स। एक बार आप यहां तक नोट करें इसको, एक बार आप यहां तक नोट कर लें सब कहानी को। ठीक है, जल्दी करो। ठीक है, मेरे साथ में आप नोट करते आ रहे होंगे ना, इसको आप नोट कर लो। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। डी जो आया है वो तो एक अल्पांश का विद्युत वाहक बल आया है, पर मुझे तो पूरा निकालना है, कुल निकालना है, कुल। ये तो अल्पांश का आया है, अतः कुल प्रेरित विद्युत वाहक बल टोटल निकालना है। तो टोटल निकालने के लिए आपको इंटीग्रेट करना होगा। तो बच्चों डी का इंटीग्रेशन तो कितना आ जाएगा? ई
और यहां समाकलन का चिन्ह लग जाएगा वी ओमेगा एक्स डी एक्स, मतलब मैंने एक्स को dx के पास रखना चाहा है। बात करें अगर एक्स की लिमिट की, एक्स की लिमिट मिनिमम अल्पांश 0 और मैक्सिमम अल्पांश की लंबाई कितनी हो सकती है l। अब आप समाकलन कर रहे हो एक्स के रेस्पेक्ट में, तो जब आप एक्स के रेस्पेक्ट में समाकलन कर रहे हो तो एक्स की टर्म को छोड़कर बाकी सब कांस्टेंट है, इसे बाहर निकाल लीजिए। कौन कौन बाकी सब में, बी और ओमेगा तो बाहर आ जाएंगे, अंदर क्या बचेगा एक्स डी एक्स, लिमिट 0 से लेकर l तक। और अब एक्स डी एक्स का अगर समाकलन करना है तो बहुत सरल तरीका है। एक्स की पावर n का जो समाकलन होता है वो होता है एक्स की पावर n+1 बटे n+1, मतलब स्मॉल e बराबर वी ओमेगा एक्स की पावर 1 तो एक तरीके से, तो 1+1 कितना आएगा 2, नीचे भी कितना आएगा 2, लिमिट 0 से l तक। तो यहां से स्मॉल e क्या आएगा 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा वी ओमेगा। अब एक तरीके से एक्स स्क्वायर बचा, अपर लिमिट जमाऊंगा तो एल स्क्वायर, लोअर लिमिट जमाऊंगा तो 0। तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो आएगा हाफ वी ओमेगा एल स्क्वायर। मतलब जब भी एक चालक छड़ चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति कर रही हो, जब एक चालक छड़ चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति कर रही हो तो उसका आंसर कितना आता है हाफ वी ओमेगा एल स्क्वायर। अच्छे से याद करना, हाफ कांस्टेंट है, वी वो समरूप चुंबकीय क्षेत्र क्वेश्चन में दिया जाएगा, ओमेगा जिस कोणीय वेग से वो घूर्णन गति कर रही है, और एल जितनी उसकी लंबाई है। रेखीय गति में आंसर क्या आया था, रेखीय गति में वीवीएल, रेखीय गति में वीवीएल, और घूर्णन गति में हाफ वी ओमेगा एल स्क्वायर, हाफ वी ओमेगा एल स्क्वायर। नोट करो जल्दी से यहां तक, उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। तो आंसर आ गया आपका हाफ वी ओमेगा एल स्क्वायर। क्लियर। अब एक फॉर्मूला और बनता है बच्चों, सोचना कैसे बनता है, जरा आप थोड़ा दिमाग लगाओ। एक तो आपको ये याद करना ही है हाफ वी ओमेगा एल स्क्वायर, याद भी हो गया होगा, 2-3 बार बोल के देख लो, हाफ वी ओमेगा एल स्क्वायर। रेखीय गति में वीवीएल बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अब ये याद कर लो, हाफ वी ओमेगा एल स्क्वायर। बच्चों आप एक सूत्र जानते हो ओमेगा का, ओमेगा का एक सूत्र तो आपने 2π/t पढ़ा है ना सबने। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा शायद जिसको कोणीय वेग का सूत्र नहीं आता होगा। ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T, जहां कैपिटल T टाइम पीरियड मतलब आवर्तकाल है। और आप ये भी जानते हो कि आवर्तकाल का उल्टा तो आवृत्ति होता है, तो एक सूत्र आपने 2πf भी पढ़ा होगा। ओमेगा का एक सूत्र होता है बच्चों 2πf। इस सूत्र को अगर मैं यहां जमा दूं, देखिएगा E इज इक्वल टू हाफ कांस्टेंट है, V ओमेगा को मैं रिप्लेस करना चाहता हूं 2AF से, 2AF से, तो ओमेगा की जगह पर साहब हमने 2AF जमा दिया और बाकी कोई बदलाव नहीं किया, एल स्क्वायर एज इट इज रहा। तो आप देखोगे कि इस 2 ने इस 2 को कैंसिल कर दिया, तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल बना, अब सोचिएगा ध्यान से, आपको एक टर्म नजर ऐसा करो बी, इनको एक साथ लिख दो पाई एल स्क्वायर को, और साथ में एफ, बी चुंबकीय क्षेत्र हो गया, एफ हो जाएगी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, 1 सेकंड में चक्करों की संख्या। पर बच्चों पाई एल स्क्वायर तो कुछ वृत्त का क्षेत्रफल टाइप में बन सकता है। भाई ये जो बड़े वाला वृत्त बना है, ये जो बड़ा वाला वृत्त बना है, इस वृत्त की त्रिज्या एक तरीके से छड़ की लंबाई है, जो इस चालक छड़ की लंबाई है एल, वो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है, और वृत्त का क्षेत्रफल आता है पाई आर स्क्वायर। जानते हो ना आप, अगर एक वृत्त लें जिसकी त्रिज्या आर हो तो क्षेत्रफल कितना आता है पाई आर स्क्वायर, और अगर त्रिज्या एल हुई तो ये जो बड़ा वाला सर्कल आपको नजर आ रहा है इसका क्षेत्रफल होगा पाई एल स्क्वायर। तो मैं इसकी जगह पर ए से इसको रिप्लेस कर दूं तो एक सूत्र और बन जाएगा VAF। 2 सूत्र आप घूर्णन गति में याद रखने वाले हो, कौन कौन से, हाफ वी ओमेगा एल स्क्वायर, बोलिएगा हाफ वी ओमेगा एल स्क्वायर, या VAF। वी चुंबकीय क्षेत्र है,
ए वो एरिया है जिसमें रॉड ने गति की, और एफ फ्रीक्वेंसी चक्करों की संख्या पर सेकंड। यहां तक आप इसको नोट कर लें, ठीक है। ये अपनी हेडिंग एक पूरी होती है घूर्णन गति। अब छोटी हेडिंग है और बोर्ड में आने लायक यही हेडिंग है। बोर्ड का लेवल इजी है भाई थोड़ा सा, है ना। या रेखीय गति पूछेगा सिंपल, या घूर्णन गति पूछेगा, नोट कर लीजिए आप इसको। ठीक है, ठीक है भाई, नोट कर लो। अब देखो आगे, अब ये हेडिंग में दोनों आंसर आपको याद हो गए होंगे, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर या फिर वी ए एफ। बिल्कुल ऐसी ही क्या यही सूत्र आने वाले हैं। फिर मैं आपको दोनों को कंप्रेस करके भी दिखाऊंगा। एक हेडिंग और देखते हैं, है ना। दोनों सूत्र याद रखिएगा भाई इनको। अब हेडिंग क्या है हमारी वो देखिए आप। तो अब हेडिंग कह रही है समरूप चुंबकीय क्षेत्र में समरूप चुंबक क्षेत्र में हम एक डिस्क लेना चाहते हैं, चकती समझते हो ना, चपाती जैसी, है ना। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में चकती की गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल, यह हेडिंग है। अभी तो आपने छड़ की घूर्णन गति करवाई थी, और अब मैं चकती की गति करवाऊंगा। चकती की घूर्णन गति होगी ना, इसमें एक शब्द और जोड़े ना, चकती की घूर्णन गति। समझिएगा ध्यान से, सब बोर्ड देखें एक बार ना। थोड़ा शब्दों का जाल है और इसका प्रूफ भी थोड़ा अलग ही है ना। देखिए सबसे पहले सर एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र तो बनाओ पहले भाई। ये बना दिया हमने समरूप चुंबकीय क्षेत्र। समरूप चुंबकीय क्षेत्र के बाद आगे बढ़ो। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में एक चकती रखें, चकती ये लो, ये चकती है। थोड़ा अंदर से डार्क कर दें, हल्का हल्का करना। ये हमारी चकती। अब चकती में कोई ना कोई त्रिज्या रही होगी, सेंटर मान लो ओ, और त्रिज्या कितनी मान लें साहब इसकी, आर ना। चकती में और कुछ मानने की जरूरत नहीं, चपाती जैसी है बिल्कुल। चपाती देखिए ना आपने, एक तो होती है वलय और एक होती है चकती। वलय में केवल किनारे होते हैं, जो हाथ में चूड़ी पहनती हैं औरत, जो हमारे हाथ का जो कड़ा होता है वो वलय है, और चपाती चकती है। अंतर आप समझ पाए होंगे दोनों में। अब ये चकती इस चुंबकीय क्षेत्र में ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है, ये समझो आप। तो हमें इसकी वजह से इसमें विद्युत वाहक बल निकालना है। बच्चों ये रॉड वाली कहानी तो हुई। एक रॉड मान लें, इस त्रिज्या को पूरा घुमा दें, रॉड को एक चक्कर घुमा दें, तो एक तरीके से चकती टाइप में तो बनी जाएगा। बिल्कुल वैसी ही कहानी है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो हम इतना मान लेंगे कि भाई माना कि आर त्रिज्या की एक चकती है जो समरूप चुंबकीय क्षेत्र V में ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है। अब आप समझना ध्यान से भाई, छड़ में तो आपने बड़ी आसानी से अल्पांश मान लिया और रेखीय गति करवा दी उस अल्पांश की, और रेखीय गति से डी आ गया, बी बी डी एक्स करके, और बी को आपने एक्स ओमेगा से रिमूव किया, इंटीग्रेशन किया, लिमिट 0 से एल लगाई, आंसर आ गया। बड़ा इजी कॉन्सेप्ट था। यहां देखना क्या होगा। फैराडे ने अपने द्वितीय नियम में क्या कहा था, फैराडे ने सेकंड नियम में कहा था कि ई बराबर होता है -n d∅v अपॉन dt। उम्मीद है कथन हर एक बच्चे को मुझे याद होगा। फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरण में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, ऐसा फैराडे साहब ने कहा था। पर बच्चों जब मैं परिमाण की बात करूंगा, हमें तो केवल यहां प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण निकालना है, तो माइनस गायब कर देंगे पहली बात। तो एन फेरों की संख्या एक ही मान ली मैंने, एन भी गायब हो जाएगा। तो क्या यही सूत्र अब हमारा d∅v अपॉन dt होने वाला है? समझिए ध्यान से। बात करें ∅v की चुंबकीय फ्लक्स की, तो ये आप सब खूब जानते हो, ba cos थीटा होता है। और थीटा क्या होता है बच्चों? बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का कोण, बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का कोण।
कुंडली इस तरीके से रखी हुई है, तो ए वेक्टर या तो बाहर होगा या अंदर होगा। ए वेक्टर सतह के लंबवत होता है, ए वेक्टर यानी कि एस वेक्टर, बात एक ही है। सतह के लंबवत तो मैं बाहर भी मान सकता हूं, मैं अंदर भी मान सकता हूं। चुंबकीय क्षेत्र अंदर है तो मैं एस वेक्टर को भी अंदर मान रहा हूं। मतलब मुझे दिखाई दे रहा है कि सर थीटा की वैल्यू तो 0 है यहां पर, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी आती है 1। इसका मतलब 5a की वैल्यू कितनी बनी ba, कितनी बनी ba। अगर 5a की वैल्यू va जमा दी जाए तो देखो d/dt क्या बनेगा va, क्या बनेगा va। v तो कांस्टेंट है, क्षेत्र तो कांस्टेंट है, हालांकि एरिया भी खैर कांस्टेंट है अपने आप में, पर आप b को तो फिर एरिया निकालेंगे तो बचेगा क्या है ना, तो बाहर निकाल लें b को, तो अंदर बच गया dA/dt, क्या बन गया dA/dt। और बहुत ध्यान से देखने वाली बात, dA/dt क्या बोल रहा है, पढ़ना इसको शब्दों में पढ़ना। क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, ए का मतलब क्षेत्रफल, डी परिवर्तन समय का भाग गया मतलब दर, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, इसको मैं लिख सकता हूं AF। कैसे, ये कैसे आया सोचिए, DA क्षेत्रफल तो फिक्स है ना भाई साहब कुंडली का, ए लिख दिया, और नीचे समय का व्युत्क्रम, और समय का व्युत्क्रम क्या होता है आवृत्ति, मतलब मैं dA/dt को लिख सकता हूं AF। जरा AF पुट करके देखें तो विद्युत वाहक बल कितना बनेगा VAF। थोड़ी देर पहले भी तो ये आंसर आया था, अरे थोड़ी देर पहले भी तो ये आंसर आया था। दूसरा आंसर भी इसी से ले आऊंगा, F हटा दूंगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf का इस्तेमाल करते हुए F को रिमूव कर देंगे, और एक नया आंसर कौन सा, हाफ V ओमेगा L² और प्राप्त हो जाएगा। कहानी समझ में आई क्या नहीं आई। तो जो आंसर आने वाला है, जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है BAF। कुछ बात समझ में आई, अरे कुछ बात समझ में आई। ये इजी है, ये इजी है, और एक ही सूत्र याद करने से दोनों हेडिंग भी आपको याद हो जाएंगी। बच्चों मैं लिखता हूं, आप समझिएगा ध्यान से इसको एक बार। हेडिंग क्या है, पढ़िए पढ़िए समझिए, साथ में समझते चलेंगे। हेडिंग है कि आपको एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र लेना है, चक्ति की घूर्णन गति करवानी है, और कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा वो बताना है। तो सबसे पहले आप चलो साथ में डायग्राम बनाओ, हेडिंग लगाओ पहले तो, पेन कॉपी निकालें अपने और हेडिंग डाल दीजिए, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में चालक या चक्ति की, चालक रहने दो सिंपल, चक्ति की घूर्णन गति के कारण प्रेरित ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। देखिएगा सबसे पहले एक समरूप क्षेत्र लीजिए, यह साहब हमारा समरूप चुंबकीय क्षेत्र, कैपिटल V, चक्ति लो इसमें एक, थोड़ा सा डार्क कर दो हल्का हल्का सा, इसकी जो त्रिज्या ले लें वो कैपिटल R ले लें, और ये ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन गति कर रही है ना। इन सारी बातों को लिखते हैं हम कि माना कैपिटल R त्रिज्या की चक्ति, हम चर्चा एक चक्ति की कर रहे हैं जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है। माना कैपिटल R त्रिज्या की चक्ति चित्रानुसार समरूप चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल B में, समरूप चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल V में ओमेगा कोणीय वेग से, ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन गति कर रही है। माना R त्रिज्या की चक्ति है, चित्रानुसार समरूप चुंबकीय क्षेत्र में ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन गति कर रही है। यहां तक कहानी समझ में आ गई। एक लाइन और जोड़ दो, हमें
इसमें, किसमें, इस शक्ति में, हमें इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। हमें इसमें क्या निकालना है भाई? इंड्यूस्ड ईएमएफ, कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा वो मुझे निकालना है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। तो बात कर लो फैराडे की, कि फैराडे के द्वितीय नियम से, फैराडे का सेकंड नियम क्या कहता है? परिमाण बताता है ना। तो अब डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, ई का जो परिमाण होगा वो d∅v/dt होगा। भाई असल में होने को तो जो पूरा फॉर्मूला है वो E बराबर -n d∅v/dt होता है। परिमाण की बात कर रहा हूं इसलिए माइनस नहीं आया, फेरे की चर्चा नहीं कर रहा हूं तो n भी नहीं आया, तो बच क्या गया d∅v/dt, है ना। और जो ∅v का फॉर्मूला है वो आता है VA cos थीटा। चुंबकीय फ्लक्स का जो सूत्र है वो आता है BA cos थीटा। और यहां जो थीटा है A वेक्टर और B वेक्टर के बीच का कोण वो 0 डिग्री है, और cos 0 की वैल्यू कितनी आती है? 1। तो आप ∅v की जगह क्या जमा सकते हो? VA। तो मापांक E आपको दिखेगा d/dt, और इस ∅v की जगह क्या नजर आएगा? BA नजर आएगा। क्या नजर आएगा? BA। एक बार आप यहां तक लिखिए, चलो यहां तक आप इसको लिखें भाई। हमने एक समरूप क्षेत्र ले लिया, शक्ति ले ली ना, उस शक्ति की हमने घूर्णन गति करवा ली, और हमें प्रेरित ईएमएफ जानना है। ठीक है, फैराडे का सेकंड नियम लगाया हमने। फैराडे के सेकंड नियम ने बताया कि E बराबर -n d∅v/dt है। परिमाण निकालने के लिए माइनस को हटा दिया, n को भी हटा दिया, d∅v/dt बचा, और फाई को मैंने BA cos थीटा से रिमूव कर दिया। थीटा की वैल्यू हमने 0 जमाई, BA रह गया। यहां तक कहानी सबको समझ में आ जानी चाहिए। अब जरा और आगे बढ़ते हैं भाई, समझिए। तो अब हम क्या करेंगे कि E का जो परिमाण है, B कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो, और ये बनेगा dA/dt, dA/dt। और ध्यान से देखने वाली बात कि सर जी जो dA/dt है ना, इसको तो मैं AF लिख सकता हूं, ये समझना आप। तो dA पूरा एरिया A है और समय का उल्टा आवृत्ति होता है, तो हम इसको लिखेंगे AF। फिर जो आपका परिमाण निकल करके आएगा वो आएगा VAF। एक सूत्र तो यही है, ये सूत्र है आवृत्ति की टर्म में। किसकी टर्म में? आवृत्ति की टर्म में। जब आपको आवृत्ति दी जाए तो एक सूत्र और आ सकता है, याद करो। लंबाई में ये सूत्र बाद में आया था, पहले सूत्र क्या आया था? हाफ V ओमेगा L स्क्वायर, हाफ V ओमेगा L स्क्वायर। फिर आपने ओमेगा को हटाया था 2πf करके, तब जाकर के ये आंसर आया। अब उल्टा कर लो यार, अब ऐसा करो F को हटा दो, उसमें F नहीं था, F आया, F को हटाओ। F कैसे हटेगा सर? ओमेगा बराबर आपने बताया ना 2πf होता है, तो यहीं से F की वैल्यू बन जाएगी ω/2π, ω/2π। एक बात तो, और रही बात A की, एरिया कितना होता है बच्चों? त्रिज्या R है तो πr²। इन दोनों वैल्यू को पुट करके देखना, B को तो B रहने दो। रही बात एरिया की, तो एरिया आएगा πr²। R त्रिज्या है तो इसका एरिया कितना आएगा? πr²। और F की जगह ω/2π, पाई ने पाई को मार दिया, तो जो विद्युत वाहक बल का परिमाण बना हाफ V ω/r²। याद करो, जब छड़ की लंबाई L थी तो आंसर कितना आया था? L²। पर बच्चों एक तरीके से त्रिज्या है यहां R, तो बिल्कुल R² के टर्म में आएगा। आज दो हेडिंग पढ़ी है मैंने, एक तो छड़ की घूर्णन गति और एक उस चक्ति की घूर्णन गति, पर दोनों का आंसर एक ही है। छड़ की बात करता हूं तो हाफ V ω L²,
चकती में एल की जगह आर आ जाएगा, तो हाफ वी ओमेगा आर स्क्वायर, और वी ए एफ दोनों में ही कॉमन है। उम्मीद करता हूं कि बच्चों आपको यहां तक पूरी बातें समझ में आई होंगी। इसको आप एक बार नोट करें जल्दी से, ठीक है। देखिए बच्चों, तो हमने दो हेडिंग जानी है आज। जब रे की घूर्णन गति हो रही हो, अल्पांश की बस दिमाग में पिक्चर याद रखना, आराम से हो जाएगा, और घूर्णन गति चकती की। बच्चों एक हेडिंग और है इसमें ऐसी ही, जिसमें जनरेटर वर्क करता है, कल बहुत डीपली समझेंगे। फिर इसमें दो हेडिंग बचेंगी, स्वयं प्रेरण और अन्योन्य प्रेरण। ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म है, कॉन्सेप्ट अभी और भी बाकी है, पर मैं उम्मीद करता हूं ये इस वीडियो का शायद 9वां पार्ट है ना। तो 9 लेक्चर तो मैं इसमें बना चुका हूं, और 4-5 लेक्चर और बनाऊंगा। 13-14 लेक्चर होते होते आपका चैप्टर एकदम बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा, है ना। तो घर पे रहें, अपने सुरक्षित रहें, पढ़ाई पर विशेष ध्यान लगाएं। स्कूल कब खुलेंगे कब नहीं खुलेंगे ये हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा है कि जितना समय हमें मिल रहा है उस समय का सदुपयोग किया जाए, ठीक है। तो इसके लिए पूरी फैकल्टी लगातार सतत रूप से मेहनत कर रही है, कंटिन्यू आप लोगों तक वीडियो पहुंचा रही है। तो आप लोग नियमित अपनी पढ़ाई जारी रखें, और बच्चों इसको याद भी करें, इसको याद भी करें, ठीक है ना। एक बार आप नोट कर लें। फिर मिलते हैं बच्चों अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको धन्यवाद।